भाई हैं, इस देश में सब भाई बहन ही हैं, तो हमारे कुछ भाई हैं, शायद कुछ लोगों ने उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन पर शायद वो हमसे नाराज हुए, क्योंकि वो इतने विद्वान लोग हैं, इतने महान लोग हैं कि वो जो है किसी पर प्रहार करें, ऐसा संभव नहीं है। मैं नहीं मानता हूं वो लोग ऐसे ही किसी पर प्रहार करेंगे। कोई वजह होगी, किसी ने किसी और दृष्टिकोण को दिखाया होगा, इसलिए ऐसा हुआ होगा। अब इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। आज मैं थोड़ा इस विषय के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अब हिस्ट्री दुनिया का एकमात्र विषय है जिसको पढ़ाने में सबसे ज्यादा खतरा है। अब साइंस में न्यूटन का लॉ है तो है, उसमें क्या बदलोगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, खास विशेषकर हिस्ट्री, उसमें एक वर्ड होता है पर्सपेक्टिव। अब हिस्टोरिकली हम देखें तो उसमें सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव है, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ऐसे कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर इतिहास के दो पर्सपेक्टिव बड़े प्रसिद्ध हैं। एक, ये विषय शाही लोगों के लिए लिखा जाता है, एरिस्टोक्रेसी, और एक आम लोगों के लिए लिखा जाता है, कॉमन पीपल। ये एकमात्र विषय है पूरे दुनिया का जो इन दो वर्गों के लिए भी लिखा जाता है, क्योंकि इसके नरेटिव को बनाकर जनमानस में एक विचारधारा तैयार की जाती है। जैसे आप चीन में जाएं तो वहां आपको सिर्फ साम्यवादी नेताओं का महिमा मंडन मिलेगा, साम्यवाद, कम्युनिज्म। आप पाकिस्तान में जाएं, ऐसे आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो वहां की जो विचारधारा होगी वहां की सरकार पर आधारित होगी। ये हर जगह होता है, कोई ऐसा नहीं है किसी एक जगह होता है, ये सारी जगह होता है। सब अपना अपना नरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गांधी जी की एक घटना है, बड़ा छोटी सी। 5 फरवरी 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का कांड हुआ। 22 पुलिस वाले और पुलिस थाने को जला दिया गया। अब 22 पुलिस वाले और पुलिस थाने को जलाना, यह सरकार पर हमला है। अब जैसे ही सरकार पर हमला हुआ, अब सरकार पर अगर आंदोलनकारी हमला करेंगे तो सरकार तो पलटकर रिटेलिएट करेगी। तो गांधी जी ने एक बड़ा श्रेष्ठ कदम लिया कि जैसे ही यह हमला हुआ उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, सरकार उनकी दुश्मन नहीं थी। जैसे ही यह हमला हुआ, वैसे तो हिंसा प्रिंस चार्ल्स के आगमन पर भी हुई मुंबई में, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। लेकिन ये 22 पुलिस वालों के साथ जो पुलिस थाना चलाया गया, यह सरकार पे हमला था। और गांधी जी को पता था कि मुट्ठी भर लोग खड़े हैं और सरकार सबको पीटेगी, और दोबारा जब हम बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा। उन्होंने आंदोलन को रोक दिया। अब जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को इस घटना के बाद रोका, तो विपिन चंद्रा सर ये कहते हैं, अगर आप विपिन चंद्रा की सर की किताब पढ़ें तो वो कहते हैं कि गांधी जी एक बड़े दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि मुट्ठी भर लोग खड़े हैं और मुट्ठी भर लोग को सरकार इतना पीटेगी कि वो दोबारा बुलाने पर कभी नहीं आएंगे। तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। ये विपिन चंद्रा सर कह रहे हैं। घटना एक है, करेंगे गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया और जनता मार नहीं खाई। इसकी सजा गांधी जी को भुगतनी पड़ी, वो पकड़े गए और 6 साल के लिए उनको सजा हुई। बात सही भी लगती है कि हाँ यार, जनता तो कहीं मार नहीं खाई, जनता तो कहीं नहीं मारी गई। लेकिन इसी घटना को जब सुमित सरकार सर समझाते हैं, यह विपिन चंद्रा सर का नैरेटिव है कि गांधी जी ने इस देश की जनता को पिटने से बचा लिया, मुट्ठी भर लोग। क्योंकि 1922 में गांधी जी कहते हैं मुझे हिंसा पसंद नहीं, आंदोलन रोक दिया। लेकिन वही गांधी 1942 में जब पूरा देश खड़ा है
तो आंदोलन को नहीं रोक रहे हैं। लेकिन सुमित सरकार सर यहां कह रहे हैं कि गांधी जी ने ऐसा कदम उठाकर इस देश की जनता को सरकार द्वारा पीड़ित होने से बचाया, खुद उसकी सजा भुगती और 6 साल के लिए जेल चले गए। और दोबारा जब सीडीएम शुरू हुआ सविनय अवज्ञा, तो जब उन्होंने फिर आवाज दिया, फिर लोग आ गए। लेकिन सुमित सरकार सर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब देखिए, जिसको आप 6 देखते हैं उसको सामने वाला 9 देखता है। अब सुमित सरकार सर यहां कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 1917 की रूसी क्रांति हो चुकी है, किसान सभाएं बन रही हैं, मजदूरों के दल बन रहे हैं, किसानों की सभाएं बन रही हैं, मजदूरों के दल बन रहे हैं, और गांधी जिनका नेतृत्व करते हैं वो पूंजीपति हैं। और गांधी जी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आजादी का आंदोलन मजदूरों और किसानों के हाथों में चला जाए। तो उन्होंने पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए, टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, जमींदार्स, उन्होंने इस आंदोलन को रोका। देखो सर, घटना एक ही है लेकिन पर्सपेक्टिव बदल रहा है। फिर अन्य संगठन है, वो कहते हैं अरे ये तो मसला बिल्कुल नहीं है, गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट हैं। एक और जो विचारधारा है वो कहती ना ना ऐसा थोड़ी है, गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट हैं। जब भी जनता सरकार से त्रस्त होती थी, वो जनता को आवाज लगाते थे, उसको खड़ा करके उसका सारा गुस्सा बाहर निकलवा देते थे, फिर आंदोलन खत्म करके वापस भेज देते थे। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि गांधी जी सरकार के एजेंट थे। जब भी जनता सरकार से गुस्से में भर जाती थी, वो जनता को बुलाते थे, और जब जनता का गुस्सा शांत हो जाता था तो उसे वापस भेज देते थे। अब एक घटना के 3 पर्सपेक्टिव। अब सवाल यह है कि जो आदमी आपको वीडियो डाल रहा है वो किस पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम तो भैया सिविल सर्विस को पढ़ाने वाले लोग हैं, ये सरकार की किताबें हैं, ये सरकार की किताबें हैं NCERT। अब इस किताब में सरकार ने लिखवाया कि औरंगजेब, पेज नंबर 322, ये किताब है NCERT। अब सरकार ने लिखवाया कि औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में हिंदू सरदारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, और एक अवस्था ऐसी भी आई जब कुल सरदारों में हिंदू सरदारों का अनुपात 1/3 हो गया। एक बार एक अर्जी में धार्मिक आधार पर एक पद का दावा किया गया था, उस पर औरंगजेब ने लिखा, धर्म के मामलों से सांसारिक मामलों का क्या दखल। ये देखिए सर, पेज नंबर 322। अब जो बच्चे IAS की तैयारी करने जा रहे हैं उनको तो हम यही पढ़ाएंगे ना। देखिए पेज नंबर 322, देखिए साफ साफ लिखा है उसने, एक बार एक अर्जी में धार्मिक आधार पर एक पद का दावा किया गया था। देखिए दावा किया गया था, उस पर औरंगजेब ने लिखा कि धर्म के मामलों में सांसारिक मामलों का क्या दखल, और धर्म के मामलों में धर्मांधता के लिए कहां जगह है। आपके लिए आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा। यदि आपका सुझाया यह नियम स्थापित हो जाए तो मेरा कर्तव्य सभी हिंदू राजाओं और उनके समर्थकों को खत्म कर देना हो जाएगा। ये औरंगजेब लिख रहा है, ये 322 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, आज खोलकर पढ़िएगा। ये मध्यकालीन भारत की NCERT है, भारतीय सरकार द्वारा संचालित। सर आप इसको बदल दीजिए, आप जो कहेंगे, जो आप लिखवाएंगे, हम वो पढ़ा देंगे सर। अब मेरा एक वीडियो है, उस पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि ओसामा बिन लादेन की तारीफ कर दी, ओसामा बिन मदरसा पढ़ा रहा है। अरे भैया, जिस अमेरिका, ये जब हमने इस अमेरिका से गेहूं मांगा खाने के लिए तो PL 480 जो सुअरों को देता था उसको दिया हमें।
PL-480 1971 के वॉर में इंदिरा जी को धमकी दी। अब वो ओसामा का जो वीडियो है, अब उस वीडियो में आपने एक बात सुनी कि मैंने ओसामा की तारीफ की, क्योंकि 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और जब 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अमेरिका को बहुत दर्द हुआ कि अगर अफगानिस्तान में यूएसएसआर बैठेगा तो सेंट्रल एशिया उसके हाथ में। लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर अफगानिस्तान में कूद नहीं सकता था, क्योंकि वियतनाम में मार खा चुका था। तो यहीं पर एक शादी हुई, दूल्हा कौन बना? CIA। ये दूल्हा बना। ग्रूम। दुल्हन कौन बनी? ब्राइड, ISI। और काजी कौन बना? RSI, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस। ये बना काजी। यहीं पे शादी हुई। ये दूल्हा CIA, ये दुल्हन ISI, ये काजी RSI, रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस। अब अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर को हटाओ, हथियार लो हमसे। सऊदी अरब का इंटरेस्ट क्या था कि हमारे मुसलमान भाइयों को काफिरों ने कब्जा कर रखा है, काफिरों को भगाओ, हमसे पैसा लो, डॉलर। इन्होंने कहा हमसे हथियार लो, इन्होंने कहा हमसे पैसा लो। इनका इंटरेस्ट क्या था? इन्होंने कहा हमारे पास लोग बहुत ज्यादा है, ऐसे ही पैदा हो गए, हमसे लोग ले लो। और इस शादी से एक बच्चा पैदा हुआ, मुजाहिदीन। अब पाकिस्तान को फायदा क्या था? पाकिस्तान ने सोचा 100 रुपया अमेरिका से मिलेगा, 100 रुपया सऊदी अरब से मिलेगा और हथियार मिलेगा अमेरिका से, तो 60% झोंक देंगे अफगानिस्तान में और 20% कश्मीर में, 20% पंजाब में। तो अमेरिका का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। ये थी पाकिस्तान की मंशा कि पैसा सऊदी अरब का और हथियार अमेरिका का और काम हमारा। बोलो सारा रारा। हमने अंतरराष्ट्रीय मंच पर, पाकिस्तान में, पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ, कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ, हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चिल्लाने लगे कि भैया हम आतंकवाद से परेशान हैं भैया। तो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा इट्स नॉट टेररिज्म, इट्स द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल। हमने कहा अच्छा, इट्स द वॉइस ऑफ द सफरिंग पीपल। बोला ये आतंकवाद नहीं है, ये शोषित लोगों की आवाज है। सर हम 20 साल अंतरराष्ट्रीय मंच पर चिल्लाते रहे आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, किसी ने हमारी सुनी ही नहीं सर। और ओसामा ने जब ट्विन टावर पे मारा तमाचा खींच के, तब वही जॉर्ज बुश जूनियर बोला इट्स टेररिज्म, ये आतंकवाद है। जो जिस आतंकवाद को भारत अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता था, उसका अंतरराष्ट्रीयकरण किसने किया? ओसामा बिन लादेन ने। तो भाई लोग बताइए हमने क्या गलत कहा? बताइए हमने क्या गलत कहा? मैं जानता हूं ये जो मेरे भाई लोगों ने, इनको किसी ने गलत खबर दी है। ये जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं भाइयों ने हमारे, ये सब बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, ये बड़े अच्छे पदों पर हैं, बड़े बड़े विद्वान। ये ऐसा करी मैं मानता ही नहीं। मैंने संकल्प में पढ़ाया, संकल्प में मैं पढ़ाता हूं, RSS का संगठन है संकल्प, वहीं का लड़का है, 38 रैंक थी हिंदी में, सिंगल, अभी लद्दाख में पोस्टेड है। उसने कभी मुझसे नहीं कहा। शशांक त्रिपाठी 5th रैंक, संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट। उस साहब ने हमसे कभी नहीं कहा कि साहब आप तो मदरसा पढ़ा रहे थे। तो जिन भाइयों को ऐसी, ये किसी ने क्या किया होगा, किसी ने शैतानी वश, बदमाशी वश उतनी क्लिपिंग काट के इन भाइयों को भेज दिया कि ये हो जा मदरसा टीचिंग, मदरसा। अब रही बात इस्लाम की, तो मुसलमान खुद ही परेशान है।
इस्लाम। ये आज भाग 1 है। इस मुद्दे को समझिए। आजकल क्या हो रहा है, मोदी जी के भाषण में से 1 मिनट की क्लिपिंग काट के डाल दी। मोदी जी खुद ही इस्लाम की तारीफ कर रहे थे। एक दिन वो व्याख्यान कर रहे थे कुरान का, कहे कुरान में अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा शब्द आया है वो है इल्म। खुद ही कह रहे थे वो, 800 बार संख्या बताई उन्होंने। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हमने बचपन में अमिताभ बच्चन का एक गाना सुना था, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पूरे कोरोना काल में अपने देश के लोगों के साथ में रहा। हजारों मैसेजेस आज भी आते हैं सर, हजारों मैसेज आए कि सर हम जानते हैं कि ये किसी ने ऐसे ही किया होगा। हमने कहा नहीं बंधु, कोई बात नहीं। कलाम साहब मुसलमान ही तो हैं। मुसलमान खुद भटका हुआ है, मुसलमान खुद परेशान है। मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी क्लिपिंग है इस्लाम भाईचारा सिखाता है। अब मैं मोदी जी की बात ना मानूं? एक कहानी सुनाता हूं आपको, इस दुनिया में सारा फसाद क्यों है। एक आदमी था, चरवाहा, भेड़ चराता था। तो उसकी पत्नी दोपहर में उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर बीतने लगी, उसकी पत्नी नहीं आई और वो बहरा था आदमी। तो उसको लगा यार दोपहर खत्म होने वाली है, मेरी बीवी नहीं आई यार। तो सामने एक आदमी लकड़ी काट रहा था, पेड़ लकड़ी काट रहा था। तो उस आदमी के पास गया, उसने कहा भाई, पेड़ हिलाया उसने देखा आदमी ने पलट के, कहा भाई तू मेरी भेड़ देख ले, मेरी आज बीवी खाना लेके नहीं आई है, मैं जरा खाना खा के आता हूं। वो जो पेड़ का लकड़ी काट रहा था वो भी बहरा था, ये चरवाहा भी बहरा और लकड़हारा भी बहरा। उसने कहा लगता है ये मुझसे लकड़ी मांग रहा है। उसने कहा जा जा। तो जब उसने कहा जा जा, तो चरवाहे को लगा कि ये कह रहा जा खा के आ। ये चला गया खाना वाना खा के आया, तो देखा इसकी भेड़ें चरवर रही हैं। तो उसको बड़ा खुशी हुआ कि यार कितना बढ़िया आदमी है, देखो हमारी भेड़ों का ख्याल रखा इसने। तो उसके मन में एक बात आई कि यार बहुत बढ़िया आदमी है, क्यों ना इसको एक भेड़ मैं तोहफे में दे दूं। तो एक भेड़ उसके पास थी, उसकी टांग टूटी थी, उसे काटना ही था 2-3 दिन में। तो उसने वो भेड़ उठाई और ले गया लकड़हारे के पास कि भाई मैं आपसे बहुत खुश हूं और आप ये भेड़ हमसे ले लो। अब उस बहरे को लगा कि यह मुझसे ये कह रहा है कि तुमने मेरे भेड़ की टांग तोड़ दी। वो लगा चिल्लाने, वो भी बहरा, वो लगा चिल्लाने कि अरे तुम ऐसा कैसे, ये वो। उसने कहा भैया ये ले जाओ, हम तुमको दे रहे हैं। उसने कहा मैंने टांग तोड़ी है, मैं नहीं भेड़ लाके दूं। तब तक उधर से एक घुड़सवार निकला बगल से, इन लोग दोनों ने उसको रोक लिया। वो जो घुड़सवार था वो चोर था, वो घोड़ा चुरा के भाग रहा था और वो भी बहरा था। तो ये दोनों जब उसका हाथ पकड़े तो उसको लगा कि ये घोड़ा इन्हीं का है। तो उसने उन दोनों से कहा कि भैया अगर घोड़ा आपका है तो आप ले लो, हम जा रहे हैं। तो पहले जो चरवाहा था उसने कहा भैया मैं इनको भेड़ दे रहा हूं, ये भेड़ नहीं ले रहे। जो लकड़हारा था उसने कहा भैया मैंने इनके भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। वो घुड़सवार कह रहा कि भैया अगर दोनों में से किसी का घोड़ा हो तो ले जाओ। और तीनों लड़ रहे हैं, सुनाई किसी को नहीं पड़ रहा है। तब तक उधर से एक सन्यासी आ रहा था, भारतीय सन्यासी भगवान। उसने मौन व्रत ले लिया था कि अब जीवन भर कभी नहीं बोलूंगा। तो तीनों अपनी परेशानी उसको बताने लगे। वो समझ गया कि मामला क्या, वो समझ गया कि तीनों बहरे हैं।
तो सबसे पहले उसने घुड़सवार की तरफ देखा, उसकी आंख में आंख डाली और ध्यानियों की आंख में ऊर्जा। घुड़सवार तो घबरा गया एकदम से कि लगता है सम्मोहन कर रहा है, और सम्मोहन करके अपने साथ ले आया और कूद के घोड़ा बैठा निकल गया। फिर उसने दूसरे की तरफ देखा, लकड़हार चरवाहे की तरफ। चरवाहे को लगा ये बेहोश करने के चक्कर में है हमें, चरवाहा भी भाग गया। जब लकड़हारे ने देखा कि दोनों भाग गए तो लकड़हारा भी भागा, और उस सन्यासी ने बिना बोले इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया। ये जो पूरे जीवन में संघर्ष है ना, हम एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं और बहुत सारे समय ऐसा होता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ नहीं पाता। मैंने राम पे वीडियो बनाई, कृष्ण पे बनाई, महाभारत पे बनाई, गीता पे बनाई। मैं तो सरकार से कहता हूं कि राम को पैगंबर हिंद घोषित करो, और मैं कैसे कहूंगा? अल्लामा इकबाल कहते हैं सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको पैगंबर हिंद भी घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं और उसका सबूत भी देते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों ने 10th के बाद इतिहास नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को लगता है कि यार बताओ ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं उन भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, जिन भाइयों बहनों तक वो क्लिप पहुंचाई गई, जिन्होंने हमारे उसमें वीडियो बनाई है, मैं जानता हूं वो करें, वो सब बहुत शिक्षित लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग। भाषा जो होती है ना, भाषा, विरोध करना एक अलग बात होता है, बदनाम करना एक अलग बात होता है। अगर मुझे बदनाम करने से इस देश का भला होता है तो आप करें। 6 महीना पहले मुझे लोग फोन करते थे कि तुम गरीबों का ठेका लेके पैदा हुए हो, गरीबों को तुम, वो अश्वमेध प्रोग्राम मैंने शुरू किया, क्यों तुम फ्री में उधर पढ़ा रहे हो, क्यों तुमने एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी डाल दी, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों तुम वैसा कर रहे हो, तुमको ऐसा कर देंगे, तुमको वैसा कर देंगे। सरकार आप कुछ भी करें, पढ़ाऊंगा तो है ही मैं बच्चों को। लेकिन ये जो भ्रम फैला है, मैं उस भ्रम के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई, और इस्लाम पर मैं अगले संडे को चर्चा करूंगा, इसके दूसरे भाग में। जय हिंद।